Hello everyone, welcome back to all of you again in this channel, and today I am here with a new chapter of class 6th NCERT Science, and the name of chapter is Air Around Us in the series of seated science paper 2. सो हमने सिक्स क्लास की एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट चैप्टर कर चुके हैं हम, और हमारे सिर्फ 2 to 3 चैप्टर्स पेंडिंग हैं जो कि हम आने वाले वीक में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम इसके बाद साइंस की पेडागोजी करेंगे ताकि उसके लिए हमारे पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम बच जाए कि हम 7th और 8th की फिर हमारे पास एनसीईआरटी साइंस पढ़नी रह जाएंगी। ओके, सो इस क्लास में हम करेंगे अपना चैप्टर 15 और इसी के साथ एक और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस इन द सीरीज ऑफ सीटेड साइंस पेपर 2। सो स्टार्ट करते हैं। एयर अराउंड अस यानी हमारे चारों तरफ एयर है, उस एयर के क्या क्या कंपोनेंट हैं हम वो पढ़ेंगे, और एयर टेंस है हमारी लाइफ में उसको भी हम अच्छे से जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें सबसे पहले आपके लिए जो सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ वेदर कोक। एक वेदर कोक होती है और वो किस चीज़ को डिनोट करती है, यानी क्या शो करती है, वो ये शो करती है कि किसी भी जगह पर जो एयर चल रही है यानी जो हवा चल रही है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसको डिनोट करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए वेदर कोक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, यानी जो एयर है वो हमारे चारों ओर है या कहीं ऐसी जगह है जहाँ पर एयर ना हो, जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं। सो देखते हैं हम। इसके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी आपको दे रखी है यहाँ पर। ये एक्टिविटी आप देखेंगे, इसमें एक हमारा ये वाला कंटेनर है, सेकंड हमारा ये वाला कंटेनर है। जब आप किसी भी बोतल को, खाली बोतल को लेके आते हो तो आपको लगता है कि बोतल खाली है, लेकिन वो रियलिटी में खाली नहीं होती क्योंकि उसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है और वो टोटली फिल्ड होती है, यानी उसमें जरा सी भी स्पेस नहीं होती कि उसमें हम कुछ और डाल सकें। ठीक है, उसी की एक्टिविटी के लिए हमने ये वाली एक्टिविटी रखी है। तो इसमें जब आप बोतल को डायरेक्टली मतलब यूं का यूं इन्वर्टेड अगर वाटर के कंटेनर में डालोगे तो उसमें वाटर एंटर नहीं करेगा। जबकि हमने दूसरे कंटेनर में, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने थोड़ा सा टिल्ट करके यानी कि हल्का सा टेढ़ा करके क्या किया है, उसको मतलब पानी डालने की कोशिश की है तो पानी उसमें इजीली से मतलब एंटर कर पा रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इन द बोथ कंटेनर? तो इसके पीछे क्या रीज़न है दोनों कंटेनर की कि एक में तो पानी अंदर जा रहा है और दूसरे में नहीं जा रहा है? रीज़न इज़ दैट कि इसमें पानी जो वो बोतल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड थी एयर से, और इसमें ऊपर से हमने बिल्कुल सीधा कर दिया, इसमें एयर को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो एयर बाहर नहीं निकलेगी तो बोतल खाली नहीं होगी, और बोतल खाली नहीं होगी तो उसमें पानी कहाँ से भरेगा? सेकंड कंटेनर में आप देख रहे हैं, इसमें हमने बोतल को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है ताकि एयर बाहर निकलती रहे, और जितना स्पेस एयर खाली करके निकलेगी सिर्फ उतना ही स्पेस में क्या हो जाएगा, हमारा वाटर फिल हो जाएगा। आई होप कि आपको दोनों एक्टिविटी से ये क्लियर हो गया है कि जो हमारी बोतल है वो पहले स्टार्टिंग में क्या थी, फिल्ड थी किस चीज़ से, एयर से। और अगर आप उसको डायरेक्टली वाटर कंटेनर में डालोगे, आप इस एक्टिविटी को घर में भी करके देख सकते हो, तो उसमें पानी एंटर नहीं करेगा क्योंकि उसमें एयर को बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरे कंटेनर में क्या हो रहा है, यहाँ पर एयर निकलती जा रही है और वाटर अंदर आता जा रहा है। ठीक है, तो इसी को हम रीड करेंगे अब। यहाँ से आप रीड करेंगे, The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down. जब आप इसको बिल्कुल उल्टा कर देते हो तब भी उसमें एयर प्रेजेंट है, वो फिल्ड है। ठीक है, that is why you notice that water does not enter the bottle when it is pushed in an inverted position. यानी बिल्कुल उल्टी पोजीशन में जब आप उसको इन्वर्टेड उल्टा कर रहे हो तब भी उसमें वाटर एंटर नहीं हो रहा। As there was no space for air to escape, क्योंकि एयर को बाहर निकलने का कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles. Bubbles की फॉर्म में जो एयर है वो बाहर आती जा रही है और उसमें पानी जो है वो एंटर कर रहा है। And water filled up the empty space that the air has occupied. जो पहले एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था, अब उसकी जगह कौन लेता जा रहा है, पानी। एयर हैज़ नो कलर, इट इज़ ट्रांसपेरेंट। एयर कैसी होती है हमारी, यानी उसका कोई भी कलर नहीं होता है, हम उसको देख नहीं सकते हैं। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए थिन लेयर ऑफ एयर।
हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड यानी हमारे चारों ओर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है जिसको हम देख भी नहीं सकते. दिस लेयर एक्सटेंडेड अप टू ए मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमोसफियर. यानी एटमोसफियर हम किसको बोलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक क्या है ये, मतलब एयर प्रेजेंट है, और उसी एनवायरनमेंट को हम, उसी सराउंडिंग्स को क्या बोलते हैं, हमारा एटमोसफियर. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे. यहाँ पर ये जो एक्टिविटी दे रखी है, दिस वन, माउंटेनियर्स जो होते हैं यानी जो पर्वत आरोही होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं अपने साथ. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें पता है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होता जाता है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ, यानी जो एयर है वो किस चीज़ की बनी होती है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं एयर के, हमें उसके बारे में स्टडी करना है. तो सबसे पहले आप इसके सिर्फ नाम याद रखिए, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है. वाटर वेपर होती है, ऑक्सीजन होती है, नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और डस्ट एंड स्मोक होता है. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है. तो अब हम इनको एक एक करके डीपली पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है. ठीक है, सबसे पहले हमारा है वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स आपको पता है कहाँ से आती हैं वाटर वेपर्स एनवायरनमेंट में, यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एयर प्रेजेंट है, उस एयर में वाटर वेपर का जो कंपोनेंट है वो कहाँ से आया. वाटर वेपर आपको पता है कि कहाँ से आएंगी, हमने लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, क्लाउड कैसे फॉर्मेशन होती है, वो सब हम लास्ट चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं. तो आपको पता है कि वाटर वेपर हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ से आई थी. वाटर वेपर हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस से आई थी, जब सनलाइट की वजह से हमारा जो लिक्विड है वो वाटर वेपर्स यानी गैसियस स्टेट में क्या हो गया था, चेंज हो गया था, और वो ऊपर एक सर्टेन हाइट तक जाने के बाद क्या हो गया था, उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस हो गई थी, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर बिल्कुल ही कम था, और उसी की वजह से क्या होगी, हमारी जो वाटर वेपर्स हैं वो दोबारा से ड्रॉपलेट में यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ गई थी, और वो लिक्विड फॉर्म क्या होगी, वे टिनी ड्रॉपलेट धीरे धीरे अटैच होती गई यानी एक साथ आती गई, और फिर वो क्या होगी, एक क्लाउड की फॉर्मेशन में आ गई, जिसकी वजह से रेन की फॉर्म में दोबारा से वो लैंड, यानी लैंड से फिर ओशियन, और ओशियन से फिर से लैंड. इसी साइकिल को हमने क्या भी बोला था, वाटर साइकिल. तो जो हमारी वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में कहाँ से आई, वो हमारी इवेपोरेशन की प्रोसेस से आई. और सेकंड, हमारी जो प्लांट्स होते हैं उसमें ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से भी क्या हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था. तो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन दोनों की वजह से क्या हो गई, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट हो गई. नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन आपको पता है बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसके बिना हम जी नहीं सकते. तो हमारा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन बर्निंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और उसी के लिए यहाँ पर एक एक्टिविटी भी दे रखी है. आप देखेंगे यहाँ पर 2 कंटेनर लिए हैं अगेन, इन दोनों में आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसमें वाटर डालेंगे, उसके अंदर कैंडल रखेंगे और उसको बर्न कर देंगे. ठीक है, उसके ऊपर एक ग्लास को बंद कर दिया हमने. अब वो जो कैंडल है वो कब तक बर्न करेगी, यानी कब तक जलेगी वो, उसके बाद वो ब्लो आउट हो जाएगी यानी बुझ जाएगी. जब तक इस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है, तब तक हमारी कैंडल क्या करेगी, बर्न करेगी, उसके बाद वो बुझ जाएगी. पॉइंट नंबर 1 कि वहाँ पर बर्निंग के लिए क्या ज़रूरी थी, ऑक्सीजन. जब तक इसके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, बेशक वो 2 सेकेंड 3 सेकेंड कितने के लिए भी हो, तब तक वो क्या करेगी, कैंडल बर्न हो जाएगी, उसके बाद बुझ जाएगी. सेकेंड बात इसमें ये कि इसके अंदर ये जो वाटर है, ये देख पा रहे हो आप कि यहाँ पर जो वाटर है वो उसका जो लेवल है वो कुछ ऊपर नीचे होगा या नहीं होगा. तो सबसे पॉइंट नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है यहाँ पे, कि जो जैसे ही ये कैंडल बुझेगी तो ये जो वाटर है इसका लेवल थोड़ा सा राइज करेगा यानी ऊपर आ जाएगा, उसके बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद हाँ, पॉइंट नंबर 2 कि जो जो ये वाटर लेवल है वो थोड़ा सा राइज हुआ है ना, उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी की कोई भी मतलब रिलेशन नहीं है इन दोनों का, ये दोनों इंडिपेंडेंट है आपस में. ठीक है, सो इस चीज़ को अब हम स्टडी करते हैं. यहाँ से आप देखेंगे बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ से ये वाला पैरा आप पढ़ेंगे, बर्निंग कैन अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वी सी दैट वन component ऑफ एयर इज ऑक्सीजन. नाउ द अमाउंट ऑफ एयर एंड hence ऑक्सीजन components inside each glass in our experiment is limited. यानी दोनों ही ग्लास में हमारी क्या थी, ऑक्सीजन लिमिटेड थी.
When most of this oxygen is used up by the burning candle, it can no longer burn and blows out. Also, water rises up. ये ऑप्शन में ज़रूर आता है कि वाटर राइजेस अप होगा या डाउन होगा या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा वाटर राइजेस अप हो जाएगा इन द ग्लास वंस द कैंडल ब्लोज आउट। जैसे ही कैंडल बुझेगी हमारा पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। हाउएवर दिस राइज इन वाटर लेवल शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड इन बर्निंग ऑफ द कैंडल। यानी कैंडल ने बर्निंग करते समय कितनी ऑक्सीजन यूज़ की है उस वाटर की, इससे उसका कोई भी मतलब नहीं है। सो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या है उसका एयर का। नेक्स्ट हमारा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होती है, हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। यहाँ से आप रीड करेंगे, द मेजर पार्ट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें पता है सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है गैस, वो कौन सी होती है, हमारी नाइट्रोजन होती है। नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक हॉट गैस होती है, यानी कि इससे सफोकेशन हो जाती है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डस्ट एंड स्मोक। यानी हमारा जो एयर है उसमें जो कंपोनेंट है उसमें डस्ट भी होता है, स्मोक भी होता है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कंपोनेंट में आपको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पे ध्यान देना है और नाइट्रोजन पे ध्यान देना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। यानी हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। फाइन हेयर एंड म्यूकस। म्यूकस एक जेली लाइक कंपोनेंट होता है हमारी नोज के अंदर, आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लंग्स तक मतलब कोई भी ज़्यादा हार्मफुल हमारा जो पार्टिकल है वो अंदर ना जाए, उसके लिए म्यूकस और हेयर की क्या होती है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। ओके। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर आपको देखेंगे यहाँ पे एयर कंपोनेंट दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है और उसके बाद अदर गैसेज हैं। ठीक है। उन्हीं में कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल वगैरह सब आ गए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सोइल। यानी कुछ प्लांट और एनिमल्स वाटर में रहते हैं और कुछ सोइल के अंदर भी रहते हैं, तो वहाँ पर कहाँ से उनको ऑक्सीजन मिलती है। तो आपको पता है जो हमारी सोइल होती है उसके अंदर भी क्या होती है, मतलब एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब इसकी आपको कैसे पता चलेगा कि किस सोइल के अंदर ऑक्सीजन है। आप कहीं पर भी सूखी सोइल हो वहाँ पर आप पानी डाल दीजिएगा, पानी नीचे जाएगा और ऊपर बबल्स की फॉर्म में थोड़ा सा यूँ मतलब साउंड करते हुए पानी ऊपर आएगा। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, क्योंकि बबल्स क्या हो रहा है, वो जैसे पानी अंदर जा रहा है गैस बाहर आ रही है बबल की फॉर्म में। ठीक है। ठीक ऐसे ही हमारी डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में भी, जिसको हमारे जो ये एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो वहाँ से उस डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसी में क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। सो अब इसमें रीड करते हैं हम। ये यहाँ पर दिखा रखा है कि आप किसी भी मतलब कंटेनर में वाटर को बॉईल करते हो तो फिर उसके जो नीचे सरफेस होता है वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, कहीं पे बबल बन रहे हैं ना, दैट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। ओके, ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। बबल्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सोइल। ठीक वही एक्टिविटी जो मैंने आपको बताया, आप सोइल के अंदर अगर पानी डालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे बबल्स की फॉर्म में बाहर आ रही हैं वो। ठीक है, एयर। ओके, उसके बाद हम यहाँ से एक पैरा रीड करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। When it rains heavily, जब बहुत ज़्यादा तेज बारिश होती है, वाटर फिल्स अप ऑल द स्पेसेस ऑक्यूपाइड बाय द एयर इन द सोइल। यानी सोइल के अंदर जितना भी एयर के मतलब एयर ने जगह घेर रखी थी उस सारी को क्या कर लेता है, पानी भर देता है और वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहती। उसके समय में क्या हो जाएगा, जो अंदर वाले एनिमल्स हैं वो बाहर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग। इन दिस सिचुएशन एनिमल्स लिविंग इन द सोइल हैव टू कम आउट फॉर रेस्पिरेशन। उनको रेस्पिरेशन के लिए कहाँ आना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर रिप्लेस्ड। यानी ऑक्सीजन रिप्लेस कैसे करती है।
सो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि हमें जो है वो ऑक्सीजन आपको पता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। और उस ऑक्सीजन का ये नहीं है कि उन्होंने 100% ऑक्सीजन यानी जितनी भी बनाई है वो सारी हमें दे देंगे, नहीं, वो अपने लिए भी कंज्यूम करते हैं। यानी प्लांट क्या करता है, सबसे पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फिल करता है, और उसके बाद एक्स्ट्रा अमाउंट की जो ऑक्सीजन है, क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को कहाँ छोड़ देता है, एनवायरनमेंट में, जिसको एनिमल्स यानी कि हम क्या करते हैं, उसको इनहेल कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों को बैलेंस करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्लांट की और एनिमल्स की, दोनों की ज़रूरत होती है। दोनों ही आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। यहाँ से आप देखेंगे इन द एटमोसफियर मेंटेन थ्रू रेस्पिरेशन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो जब रेस्पिरेशन करते हैं, यानी हम रेस्पिरेशन करेंगे तो क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द प्लांट्स। एंड इसके इन्वर्स में क्या है, जो प्लांट्स होते हैं वो रेस्पिरेशन के थ्रू क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इसका बैलेंस किसके थ्रू हो जाएगा, रेस्पिरेशन ऑफ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। And by the photosynthesis in plant, this shows the interdependency of plants and animals, यानी दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ओके, नेक्स्ट हमारा है विंड। ये विंड मिल दिखा रखी है। अब विंड मिल है तो किसके थ्रू जाएगी, मतलब क्या इसको रोटेट करेगा, विंड। ठीक है, द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। द विंड मिल इज यूज्ड टू ड्रॉ वाटर from tube-well and to run flour mills. Windmills are also used to generate electricity. बहुत जगह यूज़ होता है windmills का। सिर्फ ये क्वेश्चन वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सबको पता है कि windmill को कौन चलाता है, विंड चलाती है। सो नाउ इट्स टाइम टू रिमेंबर आवर कीवर्ड्स। फर्स्ट हमारा कीवर्ड है एटमोसफियर। एटमोसफियर क्या होता है, फर्स्ट हमारा एटमोसफियर। एटमोसफियर एक वो एनवलप होता है एयर का जो हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होती है, सफोकेशन होती है। ये एक मतलब बहुत ज़्यादा गर्म गैस होती है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो भी किसकी वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की वजह से। ठीक है, सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम एक्सेल करते हैं और जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कंपोनेंट ऑफ एयर कौन कौन से हैं हमारे, हमने पढ़ा है वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसके बाद डस्ट पार्टिकल। ठीक है, यानी बहुत सारे कंपोनेंट हैं हमारे, उन सबको हमने एक एक करके पढ़ा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में, बर्निंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, और हमें इनहेल मतलब रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, यानी एयर के कंपोनेंट में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन किसका है, नाइट्रोजन का। स्मोक, वही जो आपको पता है स्मोक होता है। विंड मिल क्या होती हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं और बहुत सारे कामों में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। विंड की हेल्प से क्या करती है, ये चलती है। नेक्स्ट हमारी है समरी। समरी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिकैप्चुलेशन थिंग्स। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर। एयर हर जगह मिलती है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम इसको देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। जब एयर हमें फील होती है, यानी जब हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि हवा चल रही है, दैट इज़ विंड, वो एयर नहीं है। ठीक है, एयर मतलब वायु और विंड मतलब हवा। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। एयर हर जगह, कोई भी बर्तन खाली नहीं होता, उन सब में क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है। एयर इज प्रेजेंट इन वाटर एंड सोइल। एयर जो है वो वाटर में भी प्रेजेंट है, इवन इन सोइल में भी। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ए फ्यू अदर गैसेज। सम डस्ट पार्टिकल्स में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन इट। ये डस्ट पार्टिकल आप जहाँ पर सन रेज आती है ना, वहाँ पर आप उसकी मतलब देखना, वहाँ पे उसको ध्यान से कभी, उसमें हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देंगे। Oxygen supports burning and is necessary for living organisms. The envelope of air that surrounds the earth is known as atmosphere. Next हमारा atmosphere is essential for life on earth. Aquatic animals use dissolved air in water for respiration. जो aquatic animals जो water में रहते हैं वो क्या करते हैं, जो उस पानी में डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, उसी को इनहेल कर लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा है प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, यानी दोनों आपस में क्या है, डिपेंड है. So this is all about our chapter 15, that is air around us. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा चैप्टर. जहाँ तक मैंने अपना मतलब 100% दिया है और देने की कोशिश भी की है. आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ गया है. तो क्लास को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल.